हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं दो चैप्टर, क्योंकि दोनों बहुत छोटे चैप्टर है। दैट इज चैप्टर नंबर 16 एंड 17। 16 है हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और 17 है हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर 16 की। तो चैप्टर 16 में हम रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के संबंधित चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग डाटा, क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास यही सेंसस है, तो इसकी डाटा की अगर आप बात करो तो 89 पॉइंट समथिंग जो हिमाचल की पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। बट इसमें यहाँ पे अप्रोक्स दिया गया है कि भाई अराउंड 90% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन विलेज या फिर रूरल एरियाज में रहती है। इसलिए एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, विच इज़ दी हाईएस्ट इन होल नेशन। पूरे नेशन में ये सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप देखते हो उस हिसाब से। दूसरा, अब हम अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट विकास के लिए क्या क्या अलग अलग सरकार ने कार्यक्रम चालू करे हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं वही वाले प्रोग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको फेमसली कहा जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जितनी भी रूरल लेवल पर ज़्यादातर जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपकी यही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब चलिए, जो ये वाली स्कीम है इसको भी यही मिनिस्ट्री लागू कर रही है। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका पहले नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना था, जब इसको 1 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। उसके बाद इसको रीनेम करके इसी स्कीम को बनाया गया, जो आज वाला है हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल NRLM, और इसको रीनेम किया गया 29 मार्च 2016 को। अगर हम इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, बहुत ही होलिस्टिक इसका ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा अलग अलग मल्टी सेक्टोरल इसका ऑब्जेक्टिव है। बट फिर भी हमें अगर एक लाइन में बताना हो तो यह है आपका जो पॉवर्टी है गांव के लेवल पे, उस ग्रामीण लेवल की पॉवर्टी को कम करना। और कैसे कम करेंगे? अलग अलग तरीके से। बट उन अलग अलग तरीकों में से जो सबसे इफेक्टिव तरीका जो यहाँ पे इस स्कीम के अंडर है वो है कि भाई सबसे पहले तो जितने भी पुअर फैमिलीज हैं उनको मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है, और उनका बनाना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं। और इसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसीलिए आपने भी देखा होगा महिला मंडल या फिर महिला के जो ग्रुप होते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो यही ग्रुप है। तो इनमें इनको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहले विलेज के लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के लेवल पे। और फिर उसके बाद इन लोगों को अलग अलग तरह के माइक्रो फाइनेंस है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे समय समय पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मोबिलाइज करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, प्रायोरिटी में ज़्यादातर महिलाओं को रखना है। उसके बाद उनको अलग अलग इंसेंटिव्स जो माइक्रो क्रेडिट लोन के रूप में मिलते हैं सरकार से अलग अलग माध्यम से। तो ये था हमारा NRLM मिशन। अगला है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ग्रामीण कौशल्य योजना ये भी आपकी भारत सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसके द्वारा लॉन्च करी गई है, सितंबर 2017 को लॉन्च करी गई है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी 15 से 35 साल तक के जो यूथ होंगे उनको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो कल को आत्मनिर्भर बन सके और अपनी लाइवलीहुड को खुद वो कमा सके। ठीक है जी। इसके अंदर जैसे कुछ एक बेनिफिट्स या इसके हम फीचर्स की अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी 3 से 12 मंथ के ऊपर अलग अलग ट्रेड के रिगार्डिंग में। और फिर ये भी आप एक कंपोनेंट देखो कि 160 आवर की फ्री ट्रेनिंग है, किस किस में स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, ITC जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा है, कंप्यूटर लैब, डिजी लैब वगैरह वगैरह, भी इस तरह की अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। और लास्ट में फिर बाद में पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दी जाएगी 2 से 6 महीने के लिए, जिसमें कि पैसा दिया जाएगा पर मंथ 1270 रुपये। तो ये अमाउंट थोड़ा सा एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पिछली बार भी ऐसा अमाउंट को चेंज करके क्वेश्चन डाला था। अगला प्रोग्राम है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जिसका आधिकारिक नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, नहीं तो फिर वाटरशेड भी वही है भाई। वाटरशेड का काम क्या है? वाटरशेड एक प्रोजेक्ट होता है ग्रामीण लेवल पे कि जो भी ऐसे एरियाज है जो कि ड्रॉट प्रोन है गांव के लेवल पे, या फिर बैरन लैंड है, बंजर भूमि जमीन है, या इस तरह के जो और एरिया है उनको फिर से रिक्लेम करना, उनको फिर से पुनर्जीवित करना, उसके लिए आपको वाटरशेड प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। और जो यहाँ पे फाइनेंसिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, हर जगह 90-10 का फाइनेंसिंग पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई 90% जो खर्च होगा वो भारत सरकार वहन करेगी और 10% स्टेट करेगी, बिकॉज हिमाचल इज इन दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्राइटेरिया। तो वहाँ पे 90-10 का फंडिंग रेशो रहती है। ठीक है जी, तो ये इसका उद्देश्य है। अलग अलग तरीके से जो रिक्लेम करना है आपका, जो भी वेस्ट लैंड है या फिर डिग्रेडेड लैंड है उनको रिक्लेम करना। ठीक है, तो यह है हमारा कृषि सिंचाई योजना 2.0। दूसरा फिर यही है कि भाई इंस्टीट्यूशन और इसकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जा सकती है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं आपके, अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, चाहे फिर आपका जेई हो गया, फिर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, अलग अलग जो ये अधिकारी इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरीके से ये चीज़ें आगे होती है। ठीक है जी, अगला एक और प्रोग्राम है आपका स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश, कि भाई हिमाचल प्रदेश में स्प्रिंग शेड की भी मैनेजमेंट करी जा रही है। तो स्प्रिंग शेड क्या होती है? जो आपके चश्मे होते हैं, आपके जो चश्मे होते हैं, कुछ एक चश्मे जो अब लॉस्ट हो गए या ऑन दी वर्ज ऑफ लॉस्ट है, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट है, तो उनको फिर से रिवाइव करना इसका ये उद्देश्य है। ठीक है जी, स्प्रिंग शेड को तो टू रिवाइव दी स्प्रिंग इसका उद्देश्य है। इसके अंडर अभी जो ऑपरेशनल है कार्यक्रम वो 23 प्रोजेक्ट एरियाज में ऑपरेशनल है, जिसमें से 414 स्प्रिंग को आइडेंटिफाई किया गया है रिवाइव करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंपॉर्टेंट है कि 23 प्रोजेक्ट एरियाज आइडेंटिफाई ये चलाए जा रहे हैं और इसके तहत 414 स्प्रिंग है या चश्मे है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि हम उनको फिर से रिवाइव कर सके। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेम योजना है आपको अभी थोड़ी देर में जो दूसरा चैप्टर है उसमें मिलेगा। डिफरेंस ये है कि भाई ये गांव के लेवल पे और वो होगी शहर के लेवल पे। तो आवास योजना इसके तहत क्या किया जाएगा कि जिस भी आदमी के पास पक्का घर नहीं है, गांव में जो रह रहा है क्योंकि वो गरीब आदमी है, तो उसको सरकार पक्का घर दिलाएगी, हेल्प करेगी, सहायता करेगी। कैसे? फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। जैसे फिलहाल के लिए ये 1.5 आपकी लाख की है फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो इस तरीके से ये असिस्टेंस दी जाती है और इसका भी पैटर्न वही रहेगा 90x10, 90 केंद्र सरकार, 10 हिमाचल सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, अगला है आपका स्कीम मुख्यमंत्री आवास योजना। अब मुख्यमंत्री आवास योजना यानी ये तो राज्य सरकार की आवास योजना है। जो लोग इस केंद्र सरकार की योजना से छूट गए हैं उन लोगों को अब यहाँ पे आवास बनाने के लिए घर पैसे दिए जाएंगे। जैसे जितने भी लोग हैं जो कि बीपीएल लाइन से नीचे के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा। 1.5 लाख के आसपास का पैसा होता है। ठीक है जी, ओके। अगला है आपका मातृ शक्ति बीमा योजना। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है? बीमा यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो देखिए, ऐसी महिलाएं जो बीपीएल परिवार से नीचे है और उनकी उम्र 10 से 75 साल की है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। कब? अगर कोई फैमिली मेंबर जिसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, या तो एक्सीडेंट के द्वारा या फिर सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, तो उनको सरकार इस बीमा के द्वारा उनको पैसे देगी। अब कितना पैसे देगी वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो जैसे मान लो अगर डेथ हो जाती है
तो 2 लाख देगी। अगर मान लो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख देगी। अगर 2 लिम्ब 1 आई है तो उस हिसाब से उतना देगी। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। अगर 1 लिम्ब और 1 ईयर का लॉस हुआ है 1 लाख है। अगर डेथ हो गई है हस्बैंड की तो 2 लाख है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, आराम से तसल्ली से आप देख सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ हमारे लिए इतना है, मातृशक्ति बीमा योजना यानी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा सभी महिलाओं को, जो कि और कैसा इंश्योरेंस है ये आपका एक्सीडेंटल कम डेथ इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंट दुर्घटना या फिर अगर मृत्यु हो जाती है उस केस में फिर ये होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्रीमियर अमाउंट है वो सरकार खुद ही वहन करेगी। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आप सभी जानते हैं जब मोदी जी आए थे सबसे पहले ये स्कीम चलाई थी। जो महात्मा गांधी जी है उनका जो बर्थडे होता है 2 अक्टूबर, तो उस समय पे 2 अक्टूबर 2024 को ये स्कीम 2014 को ये स्कीम लागू करी गई थी। इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव था ODF स्टेटस यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, जो खुले में शौच ना हो ताकि हम स्वच्छ रह सके। ये स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य था। ठीक है जी। तो जैसे हिमाचल के बारे में बताया गया है कि हिमाचल ODF फ्री स्टेट बना था 28 अक्टूबर 2016 को। बट अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उनको एनलार्ज कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है और ज़्यादा चीज़ों को इनकलकेट कर दिया गया है। जैसे नो वन लेफ्ट बिहाइंड, इसका कि जो अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उनमें अब लेटरिन बनाए जाएंगे। उन लेटरिन में अगर कोई सक्षम नहीं है तो फिर उन लेटरिन को बनाने के लिए सरकार थोड़ा सा 12-13 हज़ार के आसपास का असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी अब ध्यान है। सॉलिड मैनेजमेंट का कैसा है कि मान लो ड्राई कूड़ा है, बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है उसको अलग और डिग्रेडेबल कूड़े को अलग, और आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। कैसे, मान लो जो ब्लैक लिक्विड है जो लेट्रिन वाला है उसको तो जाने दो, बाकी जो आपका ग्रे लिक्विड होता है उसको आप जैसे किचन से निकला हुआ, कपड़े से धोने से निकला हुआ पानी, उसको आप गार्डनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी मैनेजमेंट गोवर्धन प्रोजेक्ट हो गया आपका, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड ऑल। ठीक है जी। अब हमने क्या क्या फिजिकल अचीवमेंट हासिल करी है 2024-25 के दौरान, तो वो थोड़ी बहुत देख लेते हैं। जैसे टारगेट था कि 17,660 विलेज को ODF फ्री बनाना है, तो इसमें से हमने हासिल कितना करा है, 16,067 विलेज ODS प्लस हो गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री और प्लस ये हो गए हैं। ठीक है जी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर इतने विलेज आ गए हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर इतने विलेजेस आ गए हैं, और 36 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी हमने लगा दिए हैं। अगली स्कीम में आपकी मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 5 सितंबर 2005 को इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि गारंटीड 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करना, 100 दिन के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना रूरल एरियाज में, गांव के लेवल पे। और वो कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वो होगी आपकी अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हालांकि कानून में 100 दिन है, बाकी राज्य सरकार की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि भी राज्य सरकारों को अगर और देना हो रोजगार 100 दिन के लिए, 100 दिन के अलावा तो दे सकती है, बट 100 दिन तो देना ही पड़ेगा इस कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो ये इसका उद्देश्य है। बाकी इस स्कीम की काफ़ी अच्छी स्कीम है क्योंकि इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। पॉवर्टी जो रिमूवल है उसमें इसका काफ़ी बहुत बड़ा, अर्बन लोकल जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे इसका योगदान है। सेम ऐसी स्कीम अब हम थोड़ी देर में अर्बन लेवल पे भी देखेंगे। अब अगर आप पंचायती राज की बात करो तो शायद पूरे के पूरे चैप्टर में ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखना। जैसे अगर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अगर आप थोड़ी बहुत संविधान की बात करें तो 11th शेड्यूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, PRIs की। तो इस PRIs के तहत हमारे जो लोकल बॉडीज़ है, रूरल लेवल पे जो लोकल बॉडीज़ है उनको हम 3 तरीके से देखते हैं कि भाई सबसे पहले जिला परिषद होता है सबसे टॉप में, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, और उसके बाद आती है आपकी पंचायत
समिति, या फिर इसको आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी बोल सकते हैं, या फिर आप BDC ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद होती है आपकी ग्राम पंचायत। तो ये हमारा 11th शेड्यूल है कि भाई 3 स्तर हो गए सरकार के या पंचायत के। एक होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा आपका ब्लॉक डेवलपमेंट और तीसरा होगा आपका जिला परिषद। तो हिमाचल में कितनी ग्राम पंचायत, कितनी BDC, कितनी DDC या जिला परिषद है, यही डाटा अभी हम देखने वाले हैं। तो यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डाटा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिमाचल में 12 तो जिला परिषद है, क्योंकि 12 जिले हैं तो 12 ही हमारे जिला परिषद होने हैं। और 81 पंचायत समिति है, पंचायत समिति यानी ब्लॉक के स्तर पे। और उसके बाद 3615 है आपकी ग्राम पंचायतें। ठीक है, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी हिमाचल में पंचायतों के चुनाव भी दिसंबर के आसपास होने वाले हैं। ठीक है जी। बाकी थोड़ी बहुत ऐसे ही इधर उधर की बातें करता है इकोनॉमिक सर्वे की भाई आर्टिकल 243G के तहत, जो कि बोलता है कि भाई अगर राज्य की सरकार या स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर डिवोल्यूट कर सकती है। तो ऐसा सरकार भी कर रही है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है जी। फिर जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 352 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रखे हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो नई स्कीम है जिसका नाम है रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके तहत 100 करोड़ ग्रांट इन एड दी गई थी राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थानों के लिए। इसमें फिर इसने अपनी अचीवमेंट बताई है कि भाई हमने इस पैसों का कैसा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। जैसे ये बोल रहा है कि हमने इतने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी सेटअप कर दिया है, हमने जो आपका इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य है कि लाइवलीहुड जनरेशन है वो कहाँ कहाँ पे चलाए हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे हरेता हमीरपुर, कमियाना शिमला और अंदरौली ऊना, इन 3 जगहों पे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट चलाए हैं। बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर खोले गए हैं, एक मंडी में, एक बिलासपुर में, जहाँ पे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है जो भी ये आपके रिसोर्स पर्सन होते हैं उनको। इसके अलावा 8 पंचायत लर्निंग सेंटर भी हिमाचल में खोले गए हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है स्टेट लेवल पे जिसका काम होगा पैसा एक्ट 1996 को इम्प्लीमेंट करना। तो देखो पैसा एक्ट यानी जो फुल फॉर्म इसकी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, या फिर प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अब अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो 11th शेड्यूल है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाला, वो 5वें शेड्यूल के लिए अप्लाई नहीं होता। तो सेम प्रोविजन पंचायती राज के जो अप्लाई किए गए हैं, किए जा रहे हैं 5वें शेड्यूल में, उसके लिए अलग से हमें कानून बनाना पड़ा जिसका नाम है पैसा एक्ट 1996। तो पैसा एक्ट को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसके जो चेयरमैन है वो है सेक्रेटरी पंचायती राज। अब ये देखेंगे कि भाई ये अच्छे तरीके से लागू हो। अगला भी इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि 2 ग्राम पंचायत है जो आपकी, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये 2 ग्राम पंचायत कौन कौन सी है? तो पहला है आपका ग्राम पंचायत थानेदार जो कि आपके नारकंडा ब्लॉक में आती है शिमला जिले में। इसको 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो पुरस्कार मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस इन सोशली सिक्योर्ड ग्राम पंचायत। तो पहला पुरस्कार मिला है सोशली सिक्योर्ड ग्राम पंचायत के लिए, और दूसरा इसके लिए इसको 1 करोड़ मिला है। और दूसरा है आपका नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, यानी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुरस्कार है, ये मिलता है ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पूरे देश में। तो वो किसको मिला है? थानेदार पंचायत है जो आपकी नारकंडा में। दूसरा है आपका जो सिकंदर ग्राम पंचायत है आपकी, यह है आपकी बमसन ब्लॉक हमीरपुर में। इसको भी एक अवार्ड मिला है वाटर सफिशिएंट ग्राम पंचायत के कैटेगरी में। ठीक है जी। बाकी अगर एक और हम बात करें कि टारगेट रखा है कि हम 100% ऑनलाइन ऑडिट करेंगे सारे के सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। इस टारगेट को हमने अभी तक
एज ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 2024 तक कितना अचीव किया है? 54%। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नंबर है कि भाई हमको जो ऑनलाइन ऑडिट करना है सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, राइट फ्रॉम जिला परिषद डाउन टू ग्राम पंचायत, तो ये आपको इतना टारगेट अभी इसको अचीव करना है। 54 ही हमने अचीव किया है। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारा जो पंचायती राज वाला, रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर था। इसके बाद हम देखते हैं अब आपका जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसको देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के इस वीडियो में देखेंगे हमारा चैप्टर जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। तो चैप्टर नंबर 17 को हम देखने वाले हैं क्योंकि 11th और 12th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो साथ के साथ संविधान में जोड़े गए थे। एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, दूसरा आपका अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है। पिछले चैप्टर में हमने 11th शेड्यूल या फिर अर्बन लोकल जो आपका पंचायती राज संस्थान है उसके बारे में देख लिया है। आज हम देखेंगे 12th शेड्यूल के रिगार्डिंग हिमाचल के कंटेक्स्ट में जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, और इसमें इस बार थोड़ा बहुत अपडेशन भी है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बड़ा छोटा सा चैप्टर, बस इसमें क्योंकि लेटेस्ट कुछ एक मेजर अपडेट्स है हिमाचल के कंटेक्स्ट में, तो आप यूं कह सकते हैं कि हिमाचल का करंट अफेयर भी समझ लीजिए, या और हिमाचल में जो ये कुछ बदलाव हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और काफ़ी प्रोबेबल है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। तो शुरू करते हैं, हमारा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले जिस तरीके से रूरल लेवल पे जो भी प्रोग्राम थे इम्प्लीमेंट करने का ओनस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर था, उसी तरीके से शहर के लिए भी एक ऐसी ही मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो आपका शहरी विकास मंत्रालय है उसके ऊपर ये ओनस है। तो अगर हम सबसे पहले हाउसिंग की हम बात करें तो 1972 में हाउसिंग के लिए एक कानून लागू किया गया था जिसका नाम था HP हाउसिंग बोर्ड 1972। इस कानून ने बोर्ड को स्थापित किया था जिसका नाम था HP हाउसिंग बोर्ड। अब इस ही बोर्ड को बाद में जाकर के 1 जुलाई 2004 को रीनेम करके इस बोर्ड का जो नाम है वो रखा गया हिमुडा। आपने बहुत बार सुना होगा हिमुडा, जिसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जितने भी अब ये अर्बन जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ एक प्रमुख जो आपकी कॉलोनियाँ सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसका आपने देखा होगा हिमुडा की कॉलोनियाँ होती है, वही संस्था है जो सारी चीज़ों को देखता है। अब जो अपडेशन है या फिर जो इम्पोर्टेंट है इस बार वो है ये वाला, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये बदलाव किया गया था तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार ये काफ़ी प्रोबेबल है। तो देखिए ये बता रहा है, जैसे हमने पीछे देखा था ना पंचायती राज संस्थाओं में कि जो वहाँ का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था 11th शेड्यूल वाला, अगर हम उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखें तो लगभग इस तरह से होता है कि भाई सबसे पहले होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी बड़े हिमाचल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ जो लार्ज सिटी है वहाँ पे होता है आपकी जो सरकार होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल सिटीज होती है, छोटे सिटी बोलो या फिर टाउन बोलो, मैं कस्बा बोलूँ, वहाँ पे जो सरकार होती है उसको बोला जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल। और उसके बाद जो बिल्कुल ट्रांजिशन एरियाज होता है जो पूरी तरीके से शहर का भी नहीं है और अर्बनाइज भी हो रहा है, उस वहाँ पे जो सरकार होती है उसको बोला जाता है नगर पंचायत, ठीक है। तो हिमाचल में कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कितनी म्यूनिसिपल काउंसिल है, कितनी नगर पंचायत है, सबसे इम्पोर्टेंट डाटा हमारे लिए ये है। जब सबसे पहले म्यूनिसिपल या सबसे पुराना जो म्यूनिसिपल था वो था हमारा शिमला। जब दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना धर्मशाला तो उस टाइम पे पेपर में पूछा गया था। उसके बाद जयराम जी ने पिछली बार 3 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए थे, सोलन, मंडी और पालमपुर। इस बार सुक्खू जी ने ऑलरेडी कितने थे 3 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिए हैं। एक है खुद के गृह जिले का हमीरपुर, फिर डिप्टी सीएम का जो गृह जिला है ऊना, तीसरा है आपका बद्दी। तो ये हो गए आपके 5 हमारे जो नए जो टोटल कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए ये आपकी लिस्ट दी गई है। और इसमें जो 3 है वो जो सबसे लेटेस्ट है जो ऐड हुआ है वो है आपका ऊना, हमीरपुर और बद्दी,
तो एक तो ये बात होगी। दूसरा है फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स, जो आपकी स्मॉल टाउन सरकार के लिए बनाई जाती है, तो वो कितनी है आपकी, वो है हमारी हिमाचल में 29। और तीसरा है फिर आपका नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशन एरियाज होते हैं, वो कितने हैं 37। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसने 202 करोड़ की जो ग्रांट है इनके लिए सैंक्शन करी है, जिसमें बताया गया कि 80% जो आपका ऐसे ही जो मिलनी ही है, बाकी 20% जो आपका परफॉर्मेंस बेस मिलनी है। ठीक है, ओके। अब अगर हम अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन पॉपुलेशन की हिमाचल में सेंसस की बात करें, 2011 सेंसस की, तो इंडिया में आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई भारत में अर्बनाइजेशन या शहरीकरण ज़्यादा रेट से हो रहा है, हिमाचल में कम रेट से हो रहा है। हिमाचल में अर्बनाइजेशन कम रेट से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हिमाचल में टोटल पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है। बाकी यहाँ पे हमने देखा था 9% के आसपास रूरल पॉपुलेशन है। बट इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का जो 31% है वो कैसा है, वो आपका अर्बन पॉपुलेशन है। और एक रिपोर्ट है वो भी यही बोलती है कि भाई 2036 में भी हालात लगभग ऐसे ही हो गए। हिमाचल में ये सिर्फ 10.6% पहुँचेगा और नेशनल लेवल पे ये पहुँचेगा 39 के आसपास। कौन सा, अर्बनाइजेशन का जो आंकड़ा है। तो कहने की बात यह है कि भाई हम हिमाचल वाले गांव में भी हमको अच्छी सुविधाएं मिल रही है, इसीलिए जो चीज़ शहर में करनी है वही चीज़ आज के टाइम पे हम गांव में भी कर रही है। ठीक है, इसका आप नेगेटिव कोनोटेशन नहीं निकाल सकते कि भाई अभी हम गांव में हैं, गांव बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारे गांव में भी अब बेसिक कम्युनिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है वो पहुँच रही है। अगर हम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की बात करें तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 2 तरह की ग्रांट्स दी है। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज और कैंटोनमेंट बोर्ड है हिमाचल प्रदेश में, उसमें 40% तो है आपकी अनटाइड ग्रांट, यानी जो कि अनकंडीशनल होती है, जो कि मिलेगी और मिलेगी। और 60% ग्रांट्स कैसी है, जो कि सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस है कि भाई अगर आपने ये किया तो भी मिलेगी, अगर आप ये चीज़ अच्छी करते हो तभी मिलेगी। ठीक है। दूसरा एक स्कीम है आपका जिसको आप बोलते हैं अमृत या फिर अमृत 2.0। अमृत मिशन है, ये खत्म हो गया है, इसलिए सरकार ने अमृत 2.0 लागू किया है। ठीक है, तो अमृत मिशन का इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई शहर को और अच्छा कैसे शहर बनाया जाए, जो भी बेसिक कम्युनिटीज होती है वो पहुंचाना इसका उद्देश्य है, बेसिक कम्युनिटीज पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इस अमृत मिशन के अंडर हिमाचल के 2 ही शहर लिए गए हैं, एक है आपके राजधानी शिमला और दूसरा है आपका कुल्लू। तो ये स्कीम खत्म हो गई थी, इसलिए अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है। 1 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है और इसके उद्देश्य को और होलिस्टिक बनाया गया, जैसे वाटर सिक्योर और सेल्फ सस्टेनेबल शहर को बनाना है। वाटर सप्लाई, सीवेज है, सेप्टिक मैनेजमेंट है, रिसाइकल जो यूज करना है, बार बार आपका वेस्ट वाटर को फिर से रीयूज करना है। ये सारे इसके जो होलिस्टिक हर जगह जो इसके उद्देश्य होते हैं वही हमारे इसके भी उद्देश्य है। ठीक है जी। बाकी अगर हम फंडिंग की बात करें, क्योंकि हिमाचल स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो 90% केंद्र सरकार, 10% हिमाचल। ठीक है जी, ओके। अगला है अब आपका स्मार्ट सिटी मिशन। तो वही है, सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आए थे मोदी जी उस समय की ये स्कीम है। इसमें हिमाचल की सबसे पहले तो इनिशियली सिर्फ एक ही शहर था, वो था आपका धर्मशाला, बट बाद में जो शिमला है उसको भी इसमें ऐड किया गया था। तो 2 ही शहर है हिमाचल के जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर लाए गए हैं। जो भी स्मार्ट सॉल्यूशन है शहर को अच्छा शहर बनाने में, वो इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था गांव को, वैसे ही शहर को भी आपको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, स्वच्छ बनाना है। 2.0 यानी दूसरा इसका मिशन है। वहां पे लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा था आपका, तो यहाँ पे अब कौन सा होगा, शहर वाला मंत्रालय होगा। तो उद्देश्य है सारी वही है कि भाई ओपन डेफिकेशन फ्री इसको बनाना है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। तो आवास योजना ये कहाँ की है, ये है अर्बन की। उद्देश्य क्या होगा, वही जो स्मॉल आपके जो
स्लम ड्वेलर है, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको घर बनाने में फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। तो जितने भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, इनको पीपीपी मॉडल के द्वारा इनको सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस। बाकी जो आपका वही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, वो इसको लागू करेगा और फंडिंग आपको पता ही है 90 और 10। अगला आपका इम्पोर्टेंट है कि भाई पार्किंग कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, क्योंकि पार्किंग की बहुत समस्या है शिमला में विशेष करके, या फिर बाकी जगह भी अर्बन जगह में, तो पार्किंग बनाई जाएगी। अब ये क्वेश्चन कई प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि भाई जो किस रेशो में फंडिंग रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है 75-25। जो 75% है वो देगी राज्य की सरकार, और जो 25% है वो रिस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडी होगी। जैसे मान लो शिमला, अगर शिमला में बनानी है तो 75% हिमाचल सरकार देगी, 75% जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको ही इसका एक्सपेंडिचर वहन करना पड़ेगा। अगला है आपका मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। जैसे आपकी गांव के लेवल पे गारंटी रोजगार कौन दे रहा था, मनरेगा, वैसे ही शहर के लेवल पे भी युवाओं को, या फिर जो लोग बिलिंग है अनस्किल्ड लेबर का काम करने के लिए, उनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। तो मनरेगा की तरह ही स्कीम है ये, मनरेगा गांव के लेवल पे, और ये वाले आपके शहर के लेवल पे। डिफरेंस सिर्फ एक है, मनरेगा में गारंटी रोजगार है वो 100 दिन का दिया जा रहा था, और यहाँ पे जो गारंटी रोजगार है वो 120 दिन का दिया जा रहा है। तो ठीक है जी। बाकी तो वही सारी इधर उधर की बातें होती है कि भाई लाइवलीहुड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह प्रदान करना। ठीक है जी। तो मंत्रालय वही है, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है। जो भी इच्छुक है वो ऑनलाइन इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकता है, और गारंटेड फिर सरकार आपको ये वाला रोजगार देगी। अगला है टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि जो टाउन है उसको अच्छे तरीके से शहरीकरण तो हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बट क्या सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, टीसीपी जिसको बोला जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है इफेक्टिव है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट का ये काम है। ठीक है जी। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है HPTCP एक्ट 1977 के द्वारा। ओके। और ये आज के टाइम पे 60 प्लानिंग एरियाज और 36 स्पेशल एरियाज में ये काम कर रहा है। जैसे इसकी एम्बिट में और ज़्यादा नए नए टाउन को लिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं रोडू, बंजार, कुफरी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे शहर को भी अब टीसीपी के अंडर ले लिया गया है। यानी यहाँ पे अगर कुछ काम करना है तो टीसीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला इम्पोर्टेंट है कि जान और माल इनको हानि ना हो। हानि कैसी होती है जान और माल को? जैसे आप पीछे देखा मनाली में बिल्कुल नदी जो रिवर बैंक है उसके ऊपर ही घर बनाए रखे थे, और जो आपके सेट प्रोसीजर है, रूल्स है, उसको वहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था। तो ऐसे ही नए रूल बनाए गए हैं कि भाई अगर नाले के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको नाले के जो 5 मीटर के दायरे में है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी। अगर खड्ड है उसके 7 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ठीक है जी। बाकी अगर जो शिमला शहर है वहाँ पे ग्रीन कवर को और बढ़ाया गया है, शिमला की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको और बढ़ाने के लिए ग्रीन कवर को बढ़ाया गया है। ग्रीन कवर को अगर बढ़ाया गया है तो जिस भी एरिया को जोड़ा गया है, ग्रीन एरिया कहलाया गया है, वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत ही टफ प्रोसेस है। तो इसीलिए शिमला में थोड़ा सा ग्रीन एरिया को बढ़ाया गया है। पहले जैसे 17 पॉकेट में था, अब ये 25 पॉकेट में है। ठीक है जी। एक और संस्था बनाई गई है जिसका नाम है HP रेरा। HP रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट जो आपके ज़मीन से खरीदने बेचने वाले जो मामले होते हैं आपके, चाहे फ्लैट है वगैरह वगैरह है, इसमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन भी जुड़ा रहे, कानून का पालन भी होता रहे, इसलिए रेरा संस्था बनाई गई है। इस संस्था को 2020
1 जनवरी 2020 को इस संस्था को बनाया गया है और उद्देश्य वही है कि जो रियल सेक्टर है वहाँ पे प्लॉट की सेल हो रही है, अपार्टमेंट की सेल हो रही है, बिल्डिंग की सेल हो रही है, तो इसको एफिशिएंट तरीके से करना और जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को भी सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। अगला है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स। तो ये एक इंडेक्स निकाला जा रहा है जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसको बोला है कि भाई आप अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स बनाओ, ताकि एक अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी और चीज़ें हो खुली सभी ओपन में। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस ईयर है वो क्या रहेगा, बेस ईयर रहेगा 11-12। तो चीज़ें हो रही है, जब चीज़ें हो जाएगी तब हम इसको आगे देखेंगे। तो ये था हमारा जो छोटा सा बट इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारा अर्बन डेवलपमेंट। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।